इंसान लालच में इस कदर से अंधा हो जाता है कि उसे सही और गलत का होश ही नहीं रहता है। उसे लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन रिजल्ट जब उसके सोच के बिल्कुल विपरीत जब आ जाती है तब उसे एहसास होता है कि शायद मैंने कोई गलत फैसला ले लिया है। काश इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति गलत कदम उठाने से पहले अगर एक बार सही तरीके से सोच समझ ले तो शायद उससे कोई गलती ही ना हो। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, बल्कि उसके पीछे न जाने कई लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है श्रीगंगानगर, और इसी श्रीगंगानगर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है सादुल शहर। बात कर रहा हूँ मैं 4 मार्च 2017 की रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास। सादुल थाना के एसआई सुरेश कस्वा के नंबर पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति काफ़ी हड़बड़ाहट में कहता है कि साहब, मेरा नाम यूनुस खान है और मैं खैरूवाला का रहने वाला हूँ। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरे दोस्त का पूरा परिवार काफ़ी मुसीबत में है। दरअसल कुछ बदमाशों ने मेरे दोस्त के पूरे परिवार को अपहरण कर लिया है। आप कैसे भी करके मेरे दोस्त के पूरे परिवार को बचा लीजिए। एसआई कहते हैं कि घटना कहाँ पे हुई है, लोकेशन शेयर करो। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिल जाती है, रात्रि के करीब 1:30 बजे के आसपास पुलिस अपनी टीम को लेकर घटनास्थल पर पहुंचती है। लेकिन पुलिस की गाड़ी जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचती है, एक व्यक्ति सरसों के खेत में से भागते दौड़ते पुलिस वालों के सामने आता है और रोते गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि साहब, मेरे पूरे परिवार को बचा लीजिए। दरअसल मेरे ही कार में मेरी पत्नी, मेरे 2.5 साल का बच्चा और मेरी सास को कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया और ना जाने कहाँ लेकर के चले गए हैं। और इतना ही बात कह करके व्यक्ति अपना हाथ जोड़ करके पुलिस वालों के सामने ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लेकिन व्यक्ति जैसे ही हाथ जोड़ करके रोना शुरू करता है, उसके हाथ से काफ़ी मात्रा में खून बहने लगता है। पुलिस कैसे भी करके उस व्यक्ति को संभालती है और घटनास्थल की काफ़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, तो देखती है कि वहाँ से थोड़ी ही दूरी पे एक कार खड़ी है। पुलिस जब कार के नज़दीक पहुँचती है तो देखती है कि कार के पिछले सीट पे एक महिला काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी है, जिसकी उम्र लगभग 28 से 29 साल के आसपास है। दरअसल उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था। कार के अगले सीट पे एक लगभग 2.5 साल का बच्चा जो बिल्कुल गुमसुम बैठा हुआ था। उसके चेहरे को देख कर साफ लग रहा था कि बच्चा रोते रोते काफ़ी थक चुका था। पुलिस जब उस महिला को चेक करती है तो पता चलता है कि महिला की मौत हो चुकी है। व्यक्ति को जैसे ही मालूम चलता है कि महिला की मौत हो चुकी है, रोते बिलखते पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ही पत्नी है। और जैसे ही अपनी पत्नी को इस हालत में देखता है, वो व्यक्ति बेहोश होकर के वहीं पर गिर जाता है। पुलिस सबसे पहले उस महिला की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर के जाती है और फिर अपनी टीम को लेकर घटनास्थल की काफ़ी बारीकी तरीके से मुआयना करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही कार से लगभग 200 मीटर दूर आगे जाती है तो देखती है कि वहाँ पे भी एक महिला की डेड बॉडी पड़ी है, जिसकी उम्र लगभग 45 से 46 साल के आसपास थी। दरअसल उस महिला के शरीर पे किसी तेज धार हथियार को कई बार चलाया गया था, जिसकी वजह से उसके शरीर से काफ़ी मात्रा में खून बह चुका था और उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो चुकी थी। पुलिस उस महिला की भी डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अगले दिन सुबह जब उस व्यक्ति का हॉस्पिटल में होश आता है, पुलिस उस व्यक्ति से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और उस व्यक्ति से पुलिस एक पर एक कई सारे सवाल करती है कि तुम कौन हो और ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है। व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरा नाम जसवंत मेघवाल है और मैं अलीपुरा का रहने वाला, और मरने वाली महिला मेरी पत्नी है जिसका नाम राजबाला है, और वो 2.5 साल का मेरा ही बेटा रुद्र है। और इतना ही जवाब देने के बाद वो व्यक्ति पुलिस वालों से सवाल करता है कि साहब, मेरे सास के बारे में कुछ पता चला। पुलिस कहती है कि तुम्हारी सास की भी हत्या कर दी गई है और हमने उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जसवंत से फिर से सवाल करती है कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ और किसने किया। जसवंत कहता है कि साहब, मैं अपने बेटे का मुंडन कराने के लिए सालासर बालाजी धाम में लेकर के जा रहा था अपनी ही कार में, मैं अपनी पत्नी, अपनी सास और अपने बेटे को बिठाकर। लेकिन रास्ते में जैसे ही थोड़ी दूरी पे गया, 2 लोग बाइक सवार आए और उन दोनों लोगों को मेरी सास ने मेरे कार में बिठा लिया। दरअसल उन दोनों लोगों को मेरी सास जानती थी। मेरी सास कहती है कि ये लोग भी बालाजी धाम जाना चाहते हैं। मैंने उन दोनों को अपनी कार में बिठा लिया, लेकिन कार जैसे ही थोड़ी दूरी पे ले गया, उन दोनों ने मेरी पत्नी और मेरे पे हमला कर दिया।
मैं अपनी जान बचाने के लिए कार का दरवाज़ा खोलकर सरसों के खेत में जाकर के छिप गया, लेकिन उसके बाद से उन दोनों बदमाशों ने मेरी पत्नी और मेरी सास की हत्या कर दिया। पुलिस जसवंत से फिर से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है। इस पर जसवंत पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मुझ पर हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी ही सास परमेश्वरी थी। परमेश्वरी ही ने मेरे पे हमला करवाया था। जसवंत जैसे ही अपनी सास का नाम लेता है, इस पे पुलिस जसवंत से फिर से सवाल करती है कि तुम्हें अपने सास पे ही क्यों शक है। इस पे जसवंत जवाब देता है कि साहब मेरी सास ने आज से कुछ दिन पहले भी मेरे ऊपर हमला करवाया था, लेकिन मैं खुशकिस्मती से उस वक्त भी बच गया था। जसवंत कहता है कि साहब मेरी सास मेरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती थी, इसीलिए वो मुझे जान से मरवाने के लिए कई बार कोशिश कर चुकी है। जसवंत जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, इसे सुनने के बाद पुलिस वालों को भी बड़ा अजीब सा लगता है कि अगर जसवंत की सास ने उसके ऊपर हमला करवाया है तो फिर उसकी सास परमेश्वरी की किसने हत्या कर दिया और साथ ही साथ उसकी बेटी राजबाला की भी हत्या कर दी गई। पुलिस को जसवंत की बातों पर यकीन नहीं होता है, इसीलिए पुलिस जसवंत से सच उगलवाने के लिए अगली सुबह पुलिस फिर से हॉस्पिटल जाती है और जसवंत से एक चाल चलती है। पुलिस जसवंत से कहती है कि जो तुम कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। दरअसल तुम्हारे सास के गुंडे अभी भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हमें शक है कि कहीं वो गुंडे हॉस्पिटल में भी ना पहुंच जाए, इसीलिए हमने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए दरवाजे पे 2 कांस्टेबल खड़ा कर दिया है। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस जैसी इस तरह की बातें जसवंत से कहती है, जसवंत इस बात को सुनकर हल्की सी मुस्कुरा देता है। जसवंत को लगता है कि जैसे जैसे वो पुलिस वालों को घुमा रहा है, पुलिस भी उसकी बातों पे यकीन करते जा रही है। लेकिन जसवंत जैसे ही हल्का सा मुस्कुराता है, पुलिस को कहीं ना कहीं जसवंत के ऊपर शक हो जाता है। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जसवंत को अपनी पत्नी और अपनी सास की हत्या पे कोई अफसोस नहीं है। इसी शक के आधार पर पुलिस जसवंत को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर जसवंत से उसकी पत्नी और सास की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करने लगती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, अब जसवंत के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। जसवंत जो कि अलीपुरा का रहने वाला है, उसके माता पिता बचपन में इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। जसवंत जो कि बीएड तक की पढ़ाई कर चुका है और नौकरी की तलाशी कर रहा है। जसवंत के पास लगभग 20 बीघा ज़मीन भी है। जसवंत जो कि खेती बाड़ी करता है और उसी से अपना गुजर बसर करता है। इधर राजबाला जो नूरापुरा की रहने वाली परमेश्वरी की बेटी है। परमेश्वरी का पति बहुत साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। राजबाला भी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। परमेश्वरी के पास भी लगभग 35 बीघा ज़मीन है। राजबाला अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है, लेकिन राजबाला की पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसीलिए 8वीं तक की पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। लेकिन राजबाला जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, परमेश्वरी अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देती है। परमेश्वरी जिसके पास 35 बीघा ज़मीन है और राजबाला उसकी इकलौती संतान है, इसीलिए अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक उच्च घराने के लड़के की तलाश करना शुरू कर देती है। तब जाकर के परमेश्वरी को अलीपुरा का रहने वाला जसवंत मिल जाता है। जसवंत के पास जब पहली बार अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के जाती है, जसवंत भी जब पहली बार राजबाला को देखता है, राजबाला की खूबसूरती देखकर उसे इनकार कर देता है और कहता है कि मैं राजबाला से शादी नहीं करूँगा। लेकिन बिचवलिए जो होते हैं जसवंत को काफ़ी समझाते हुए कहते हैं कि राजबाला अपने माता पिता की इकलौती संतान है और उसके पास 35 बीघा ज़मीन है। ज़रा सोचो कि अगर तुम उससे शादी कर लेते हो तो उसकी सारी संपत्ति शादी के बाद तुम्हारी हो जाएगी। सच तो ये है कि परमेश्वरी अपनी बेटी की शादी में दहेज के नाम पे ढेरों सारे पैसे ही नहीं बल्कि एक कार भी दे रही है। दहेज की बात जैसे ही जसवंत सुनता है, जसवंत भी लालच में आ जाता है और फिर राजबाला से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। साल 2012 के मार्च महीने में जसवंत राजबाला से शादी कर अपने घर लेकर आता है। राजबाला भी शादी कर जब अपने ससुराल जाती है तो अपने साथ में ढेरों सारे दहेज के साथ साथ एक चमचमाती कार भी लेकर के जाती है। जसवंत जब अपने दरवाजे पे उस कार को देखता है, खुशी के मारे झूम उठता है और फिर उसी कार से अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने लगता है। देखते ही देखते लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है और इसे 1 साल में जसवंत का एक बेटा भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही 1 साल का समय गुजर जाता है, जसवंत की सरकारी टीचर में नौकरी भी मिल जाती है। उसके बाद से जसवंत अपनी सारी ज़मीन ठेके पर दे देता है और फिर अपनी गाड़ी से अपने से बड़े बड़े लोगों से दोस्ती यारी करना शुरू कर देता है। अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियों में भी जाता है।
जब भी पार्टियों में जाता है अपनी पत्नी राजबाला को भी साथ में लेकर जाता है। राजबाला भी जब पार्टी में जाती है, वहाँ पे अन्य महिलाओं से जब मुलाकात करती है तो दूसरी महिलाएं राजबाला से बातचीत करने की कोशिश करती है। दूसरी महिलाएं जब राजबाला से कई तरह की सवाल जब करती है, राजबाला उनकी किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे पाती है। इससे सबको लगता है कि राजबाला एक अनपढ़ गंवार है। इस तरह का नज़ारा जब जसवंत देखता है उसे भी काफ़ी बुरा लगता है। उसे लगता है कि शायद पार्टी में उसकी पत्नी की वजह से उसकी काफ़ी बेइज्जती हो रही है। इस वजह से अब वो अपनी पत्नी से खफा खफा सा रहने लगता है। जसवंत को तब एहसास होता है कि उसने राजबाला से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दिया है। लेकिन राजबाला जब अपनी पत्नी से दूरी बनाना शुरू करता है, अय्याशी भरी जिंदगी भी जीना शुरू कर देता है। दरअसल कोठे पे जाता है और वेश्याओं के साथ में ढेरों सारे पैसे लुटाता है और पूरी अय्याश भरी जिंदगी जीना शुरू कर देता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन इस बात की सच्चाई उसकी पत्नी राजबाला को मालूम चल जाता है। राजबाला को जैसी सच्चाई मालूम चलता है, अपनी पति से झगड़ती नहीं है, बल्कि इस बात की सारी जानकारी अपनी माँ परमेश्वरी को दे देती है। परमेश्वरी को जैसी सच्चाई मालूम चलता है, अपनी बेटी के घर जाती है और इस बारे में अपने दामाद जसवंत से पूछताछ करती है। जसवंत अपनी सास को समझाते हुए कहता है कि सासू माँ, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। दरअसल ये सारी की सारी बातें झूठ है। लेकिन जसवंत जैसी इस तरह की बातें अपनी सास से कहता है, इस बात पर उसकी पत्नी राजबाला उसे झगड़ने लगती है और कहीं ना कहीं राजबाला की साथ उसकी माँ भी देने लगती है। इस वजह से अब जसवंत अपनी पत्नी के साथ साथ अपने सास से भी नफरत कर लेता है। जसवंत अपनी पत्नी और सास से इस कदर से नफरत कर लेता है कि अब उन दोनों को इस दुनिया से ही हटाने का सोच लेता है। जसवंत एक प्लान बनाता है कि अगर अपनी पत्नी और अपने सास को इस दुनिया से हटा देता है तो उसकी सास की सारी संपत्ति भी उसकी हो जाएगी और उसके बाद जसवंत एक खूबसूरत महिला से शादी कर लेगा और फिर अपने बेटे के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करेगा। इन दोनों को इस दुनिया से हटाने के लिए जब षड्यंत्र बनाता है तो इस काम को अंजाम देने के लिए अपने ही गांव के रहने वाला फैसल से मुलाकात करता है। फैसल जो कि जसवंत का दोस्त है और फैसल से अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि ये मेरा काम कैसे भी कर दे। फैसल कहता है काम तो हो जाएगा, लेकिन इसमें ढेरों सारे पैसे खर्च होगा। जसवंत कहता है कि तू पैसे की चिंता मत कर, जितना भी पैसा लगेगा मैं तुझे दूंगा। फैसल कहता है कि इस काम को करने के लिए कम से कम तुझे 1.5 लाख रुपये देना होगा। जसवंत 1.5 लाख रुपये में इस डील को पक्की कर देता है और एडवांस में 20,000 रुपये भी फैसल को दे देता है। लेकिन इस काम को अंजाम कब देना था, इसका तय जसवंत को करना था। इधर फैसल अपने काम को अंजाम देने के लिए इस षड्यंत्र में अपने एक दोस्त हैदर अली को शामिल कर लेता है और फिर जसवंत इसी षड्यंत्र के तहत 3 मार्च 2017 को अपने सास के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं अपने बेटे का मुंडन कराने के लिए लेकर के जा रहा हूँ, क्या तुम भी बाबा धाम चलना चाहोगी। इसमें परमेश्वरी भी जसवंत के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास जसवंत अपनी पत्नी और अपने सास और अपने बेटे को अपनी ही कार में बिठाकर अपने घर से रवाना होता है। लेकिन जैसे ही इधर घर से रवाना होता है उससे पहले ही जसवंत अपने दोस्त फैसल के नंबर पर फ़ोन करके बता देता है कि रास्ते में सुनसान जगह पे हमारा इंतज़ार करें। रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास जैसे ही सुनसान जगह पे कार लेकर के पहुंचता है, वहां पे फैसल पहले से ही अपने दोस्त हैदर अली के साथ में जसवंत का इंतजार कर रहा था। जैसे ही फैसल के पास जसवंत पहुंचता है, अपनी गाड़ी को वहां पे रोक देता है। इससे पहले कि उसकी पत्नी राजबाला और उसकी सास परमेश्वरी कुछ समझ पाए, फैसल और उसका दोस्त हैदर अली राजबाला के ऊपर एक तेज़धार हथियार से वार करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वरी जैसी इस तरह का नज़ारा देखती है वो काफ़ी डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़ी होती है। ये दोनों राजबाला के शरीर पे इतना काफ़ी वार करते हैं कि आखिरकार राजबाला की पिछले सीट पे ही मौत हो जाती है और उसके बाद से फैसल और हैदर अली दोनों भाग करके और परमेश्वरी को भी धर दबोच लेते हैं और फिर उसी तेज़धार हथियार से परमेश्वरी के ऊपर भी एक पर एक कई सारे वार करते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वरी के भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से फैसल और हैदर दोनों अपने घर चले जाते हैं, लेकिन यशवंत अपने आप को बचाने के लिए उसी हथियार से अपने हाथों पे हल्की सी वार कर लेता है, जिसकी वजह से उसके भी हाथों से खून बहने लगता है और फिर अपने आप को बचाने के लिए रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास जसवंत अपने दोस्त यूनुस खान के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे झूठ बोलता है कि मेरे पूरे परिवार को कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया है, मुझे बचा लो।
वाकई में जसवंत जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस जसवंत के ही तहरीर पर उसके दोस्त फैसल और फैसल के दोस्त हैदर अली इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन तीनों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।